नमस्कार साथियों, काफी महत्वपूर्ण खबर है। बिहार में खास तौर पे जो अभी आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है, एजेंसी से बहाल है, उन सभी कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। हालांकि पिछले वीडियो में हम जानकारी शेयर किए थे, लेकिन कुछ अधूरी जानकारी रह गई थी, उसी को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो 4 नए लेबर कोड लागू किए गए थे, उसमें से बिहार में 3 नए लेबर कोड पे मंजूरी मिला है। 3 नए लेबर कोड यहाँ पे देख लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला जो ड्राफ्ट है वेतन संहिता बिहार 2025 नया वाली, इस पे आज पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। और सेकेंड जो वीडियो जारी होगी आज इसी टॉपिक पे, औद्योगिक संबंध बिहार नियमावली 2025 और सामाजिक सुरक्षा बिहार नियमावली 2025। इस वीडियो में खास तौर पे बात करेंगे वेतन संहिता बिहार नियमावली 2025 जो ड्राफ्ट है। पार्ट 1 ये वीडियो होने वाली है। और आप लोग को बता दूं, वेतन जो समय से नहीं मिल पाई थी और समय पे जो आप लोग को वेतन पुनरीक्षण होगी, तो कब कब समय पे वेतन पुनरीक्षण होगी और समय पे जो वेतन भुगतान नहीं हो पाती है, अन्य काफ़ी सारे जो है समस्या थी, वो सभी खत्म होने वाली है अब। और ये कौन-कौन से डिपार्टमेंट में लागू होगी, गजट के माध्यम से आप समझे। ये गजट अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, श्रम संसाधन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये गजट जो जारी किया गया है, 45 दिनों का समय मांगी गई है बिहार में जो भी संविदा आउटसोर्सिंग मजदूर है, और इसमें जो भी संशोधन किया गया है, अगर आपके अनुसार ये संशोधन नहीं हुआ है और आपको लगता है इसमें त्रुटि है, असमानता है, समानता देखने को नहीं मिल रहा है सरकारी कर्मचारी की तरह, तो आप इस पे जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शन सही होगा तो 45 दिनों के बाद जो फाइनल राजपत्र में छपने वाली है फिर से ये नए आर्टिकल, और 45 दिनों के बाद जो है आप सभी का जो है नियम कानून चेंज हो जाएंगे। जो भी आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है, समय पे सैलरी और समय पे सैलरी पुनरीक्षण और न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, समान काम का समान वेतन, ये 3-4 टॉपिक पे जो है नए नियम लगने जा रही है बिहार में खास तौर पे। अन्य सभी स्टेट में लगेंगे, लेकिन इस प्रकार से सभी राज्यों का अलग-अलग प्रकाशित होंगे बिहार गजट। लेकिन फाइनली जो है यहाँ पे देखेंगे तो बिहार की आ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेंगे कौन-कौन से डिपार्टमेंट है, और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है, इसको हम विस्तार से पढ़े 2 घंटा, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लगा उन सब टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे जो डिपार्टमेंट है, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार, और सभी अध्यक्ष होंगे सभी डिपार्टमेंट के, और सभी पे ये लागू होगी। श्रम आयुक्त बिहार, अपर श्री आयुक्त, संयुक्त श्रम आयुक्त बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव अथवा उनका प्रतिनिधि ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना और बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा उनका एक प्रतिनिधि भवन निर्माण विभाग, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और लोक निर्माण विभाग। और यहाँ पे देखेंगे शहरी विकास बिहार सरकार, और राज्य सरकार द्वारा 10 मई प्रवर्त की गई कानून के अधीन गठित औद्योगिक न्यायिक का एक सदस्य जो पीठासीन पदाधिकारी अथवा रह चुके हो, 2 सदस्य जिनमें प्रत्येक मजदूरी और श्रम संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में एक पेशेवर होगा, और शिक्षा विविदों और सिविल के सोसाइटी 2 प्रतिनिधि। मतलब इतना आप समझ लेंगे, ये सभी डिपार्टमेंट पे लागू होगी। एक तरह से आप मोटा मोटी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है यहाँ पे समझ लेंगे, आप लोग को जो समय पे सैलरी अगर भुगतान पे नहीं करेगी, कोई भी एजेंसी अगर समय पे आपको भुगतान पे नहीं करेगी, तो उसके लेकर क्या कुछ कानून है, सबसे पहले ये समझ लेंगे। उसके बाद जानकारी देंगे कि समय पे जो आप लोग को सैलरी पुनरीक्षण होगी, तो कब-कब ये पुनरीक्षण होगी, इसके बारे में समझ लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर पॉइंट में जानकारी दी गई है, मजदूरी का समय पर भुगतान। जहाँ कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है, जैसे आउटसोर्सिंग कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस नियोजित है, तो कंपनी अथवा उस फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, उसे उस प्रतिष्ठान का मालिक है, ठेकेदार हो, उसके द्वारा संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों की मजदूरी की बाबत देय राशि का भुगतान, कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करेगा। मतलब जो भी उसका मतलब सैलरी होगा वो कर्मचारी को जो है पे करना होगा। और देखिए न्यूनतम बोनस के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व, काफ़ी सारे कर्मचारी को जो है बोनस समय पे नहीं मिल पाती है, ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल पाती है। तो देखिए जानकारी दी गई है बोनस को लेकर। जहाँ किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारी या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं, तो ठेकेदार के धारा 26 के अंतर्गत
उसको न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल हो जाता है, तो कंपनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 45 के प्रतुक में तथा निर्दिष्ट अन्य कोई व्यक्ति कर्मचारियों अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन अथवा यूनियनों के द्वारा जिनके कर्मचारी सदस्य हैं द्वारा ऐसी असफलता की लिखित सूचना दिए जाने पर तथा इसकी पुष्टि करने पर कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा। अगर कोई भी एजेंसी या कोई भी विभाग अगर आपकी बोनस रख लेती है तो इसके लेकर आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद जो आपको न्यूनतम जो भी बोनस होगा वो पे करेगा वो विभाग, कार्रवाई होगी उस पे। और निरीक्षण स्कीम यहाँ पे देखेंगे, संहिता और इस नियमावली के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक निरीक्षण योजना बनाई जाएगी। मतलब ये निरीक्षण योजना भी बनाई जाएगी कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो कर्मचारियों से जो है अपना योगदान लेंगे कि आखिर आप सही से काम कर रहे हैं या नहीं, आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, अन्य जो भी होगा वो निरीक्षण होगी समय पे। ये भी नए नियम बदलने वाली है और उप नियम में निर्दिष्ट निरीक्षण योजना में अन्य संरचनात्मक तत्वों को अतिरिक्त योजना के प्रत्येक निरीक्षक सुकारक तथा प्रतिष्ठान को एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी और वार्षिक विवरणी इस नियमों के तहत प्रतिष्ठान में प्रत्येक नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी दाखिल की जाएगी, जिसमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 और 2020 का 37 के अंतर्गत बनाई गई नियमावली में इस तरह के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र के प्रासंगिक स्तंभ में संहिता लागू होती है। ऐसी विवरणी की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्रम ब्यूरो और श्रम रोजगार मंत्रालय भारत को भेजी जाएगी। समय पे जो है आपको चेकअप होगी, हेल्थ चेकअप भी होगी, कोई भी बीमारी से तो आप जूझ नहीं रहे, मतलब हर साल जो है एक बार चेकअप होगी और ये कंपनी की ओर से फ्री में कराई जाएगी। ठीक है, वार्षिक विवरणी मतलब आप समझ सकते हैं। और आगे देखिए क्या कुछ कर रही है और यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर का प्रपत्र आदि, आप जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है सभी का जो है रजिस्टर मेंटेन अब से होंगे हैं। देखिए सभी प्रतिष्ठानों को प्रत्येक नियोक्ता जिन पर संहिता लागू होती है धारा 50 की उपधारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप में इन नियमों के संलग्न फॉर्मेट में निम्नलिखित रजिस्टर को संसाधित करेगी। और प्रपत्र 1 में जो है कर्मचारी रजिस्टर पंजी होगी और प्रपत्र 4 में मजदूरी ओवर टाइम कितना किए है वो मेंशन होना चाहिए। अग्रिम और जुर्माना, नुकसान और हानि के कटौती का रजिस्टर जो भी होगा वो सब मेंशन इसमें रहेगी। और प्रपत्र 9 में उपस्थिति रजिस्टर मस्टर रोल, मतलब उपस्थिति उसका विवरणी जो भी होगा वो मेंटेन होगा। एक तरह से रजिस्टर मेंटेन अब होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ऐसा कोई भी लाभ नहीं है उनसे आप वंचित रह पाएंगे, सभी लाभ जो आप लोग को दी जाएगी। और भी आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे अपील का भी प्रावधान की गई है, इसको भी आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और रजिस्टर और वेतन पर्ची इसके बारे में तो आप समझ गए, जो भी होगा आप लोग का जो भी सैलरी होगा तो वो सैलरी स्लिप निकाल के देंगे कंपनी। और ऊपर आएंगे तो यहाँ देखिए बकायों और दावा इत्यादियों का भुगतान इस मानदेय करते समय कर्मचारियों का परिवार है तो मनोन्नत पति या पत्नी के पक्ष में वरीयता में होगा, उसके बाद उसके परिवार के एक अधिक सदस्य होंगे, परंतु परिवार रखने वाले कर्मचारी का परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया मनोनयन अधिमान्य होगा। मतलब जो भी कर्मचारी की बकाया है और सैलरी है, अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को ये पेमेंट जो है देना होगा और उसका जो भी इंश्योरेंस होगा वो परिवार के किसी भी सदस्य को दी जाएगी। ये सब जानकारी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो कर्मचारी रात्रि का पाली करते हैं, रात्रि में जो ड्यूटी करती है, जहाँ पे कर्मचारी रोजगार में पाली में काम करता है जो अर्धरात्रि के पश्चात भी चलती है, तब नियम 7 के अकॉर्डिंग परियोजना पूरे दिन के लिए विश्राम दिन का अर्थ 24 घंटे की लगातार अवधि है, ठीक है, जो उसकी पाली में समाप्ति से शुरू होती है। और ऐसे मामले में अगर अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर 24 घंटे के अवधि के होगा और अर्धरात्रि के बाद घंटों को जिसका दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है पूर्व दिवस में गिना जाएगा। मतलब ये भी जानकारी दी गई है जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं और 12 घंटा से ज़्यादा काम कर लेती है, जैसे कोई दिन में भी काम कर लेते हैं और रात में भी काम कर लेते हैं, ऐसा ऐसा कहीं पे देखने को आपको मिला होगा कि दिन और रात दोनों काम कर लेते हैं। तो समझ सकते हैं जो रात में काम करते हैं और जो दिन में काम करेंगे, तो देखिए जानकारी दी गई है 24 घंटे लगातार अवधि जो उसकी पारी समाप्ति से शुरू होती है
और ऐसे मामले में अगर अगला दिन ऐसी पाली को समाप्त होने के समय से शुरू होकर 24 घंटे की अवधि का होगा और अर्धरात्रि के बाद के घंटों को जिसके दौरान ऐसे कर्मचारियों ने काम किया है पूर्व दिवस में गिना जाएगा। और भी विवरणी दी गई है, इसको आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। और भी जानकारी दी गई है, काम के घंटों की संख्या जो एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगी। किसी भी कर्मचारी को एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब लगातार जो 2-3 दिन तक कोई भी मतलब कर्मचारी जो है दिन और रात काम करते रहती है ओवर टाइम के चलते, तो ये अनुमति नहीं दी जाएगी कोई भी विभाग को। और जहाँ कोई कर्मचारी दैनिक आधार पर किसी प्रतिष्ठान में काम करता है तो एक दिन में 8 घंटे से अधिक या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम किया तो कोई भी ओवर टाइम काम माना जाएगा। और जहाँ कोई कर्मचारी या कार्यकर्ता एक सप्ताह में 6 दिन किसी प्रतिष्ठान में काम करता है तो एक दिन में 9 घंटे से अधिक या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक किया गया है तो कोई भी काम का ओवर टाइम काम माना जाएगा। और भी जानकारी दी गई है, इसको आप डिटेल से पढ़िएगा। देखिए और भी जानकारी दी गई है, जो न्यूनतम मजदूरी के दर के निर्धारण के लिए मापदंड जो होगी और न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी। भौगोलिक क्षेत्र अर्थात महानगरीय क्षेत्र और महानगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में अनुभव कुशल और अर्धकुशल, कुशल, अत्यधिक कुशल श्रेणियों के तहत काम करने के लिए आवश्यक कौशल का स्तर, नियम 20 के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार बोर्ड व्यवस्था के कौशल वर्गीकरण, कार्य की कठिनाई, खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रिया तथा भूमिगत और इसी प्रकार से वर्गीकृत मामलों का राज्य सरकार के परामर्श देगा। देखिए इसमें जानकारी दी गई है, जो कुशल, अर्धकुशल और अति कुशल में जो आते हैं तो सबका श्रेणी देखेंगे कौन सा किस प्रकार से काम करती है तो उस प्रकार से सैलरी निर्धारित करेंगी, न्यूनतम मजदूरी। ये जानकारी दी गई है। जो कठिन काम करते हैं तो उसके लिए जो कुछ ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए। मतलब काम के परफॉर्मेंस के अनुसार जो है न्यूनतम मजदूरी बिहार सरकार सेट करेगी। उससे कम अगर करती है तो कार्रवाई होगी। और आगे यहाँ पे आ जाएँगे, तो ये सब जानकारी दी गई थी, बाकी और कुछ नहीं है। मतलब इतना आप लास्ट में समझ लेंगे, समय पे सैलरी पुनरीक्षण और जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होगी तो बिहार सरकार सभी काम को एक तरह से आकलन करेंगे कि कौन-सा किस प्रकार से काम कर रही है। अगर ज़्यादा किसी हार्ड काम कर रहे हैं तो उसको हार्ड जो है मतलब सैलरी पे की जाएगी। मतलब काम के अनुसार जो है न्यूनतम मजदूरी जो समान काम का समान वेतन होना चाहिए, उसके अनुसार जो है मिलना चाहिए। जैसे कोई बिजली विभाग में काम करते हैं, तो दिन-रात उसका ड्यूटी हो जाती है, तो उसको काफ़ी बड़ी फ़ायदा होने वाली है। जो ओवर टाइम करेंगे तो उसका तो अलग से मिलेंगे और काम रिस्क वाले हैं, तो उसको लेकर सुरक्षा भी देगी और साथ ही साथ न्यूनतम मज़दूरी जो होगी वो भी काफ़ी हाई रहेगी। मतलब ये जानकारी दी गई है और 45 दिनों के बाद जो है राजपत्र में छप के आ जाएँगे ये सभी नियम फाइनल। ये 45 दिन का समय लिया है, कोई भी कर्मचारी अगर इस पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है? 45 दिनों के बाद जो है फाइनली राजपत्र में छप के आ जाएँगे और जो भी कर्मचारी होगा सबका जो है न्यूनतम मज़दूरी जो है संशोधन होके आ जाएँगे। तो आप इसी चैनल पे बने रहेंगे। जो भी विभाग में आप काम कर रहे हैं तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको न्यूनतम मज़दूरी कितना होने वाली है, वो जानकारी शेयर की जाएगी। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।